दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आपका हौसला में। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और मैंने अभी तक 5 वीडियो लोड कर दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए, एंजॉय लीजिए और फिर से नेक्स्ट क्लास के लिए वेट कीजिए। आपका ऐसे ही क्लास में करवाता रहूँगा और एक दिन पूरा ख़त्म करवा दूंगा, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। लेकिन एक खेद है मुझे कि अगर आप क्लास देखते हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे क्लास तभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे इससे जुड़ पाए और एक अपना हौसला परिवार एक बड़ा परिवार बने। तो मैं आपको इससे पहले संविधान और संविधान सभा पढ़ाया था। अगर नहीं देखे हैं, अगर बिजी हैं, तो एक बार जरूर क्लास देखिए और कंटेंट इसका देखिए कैसा है। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर कोई शिकायत हो तो आप कमेंट में कीजिए हमें, ताकि पता चले और मैं अपने कमियों को पूरा करूंगा। लेकिन आप देखिए ताकि उससे आपको फायदा हो, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे भ्रामक वीडियो हैं जो आप देखते होंगे, लेकिन उससे आपके एग्जाम में तो आने वाला है नहीं। मेरा ये विश्वास है। आप जो बच्चे सीरियस हैं पढ़ने में और वो पढ़ते हैं, जिनके पास कुछ नॉलेज भी है, वो खुद जानते हैं कि कंटेंट कैसा है। ठीक है, तो मैं अब अपने पॉइंट पे चलता हूं। तो मैंने जैसे पीछे पढ़ाया था आपको संविधान सभा और संविधान, आज उसी से रिलेटेड एक चैप्टर है भारतीय संविधान के स्रोत, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। और क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाते हैं, बहुत सारे एग्जामों में बन जाते हैं, तो मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में जहां से पढ़ाया था। तो मैंने ये भी बताया था कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ, यानी 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, जिसको लगभग समय जो लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, है ना। तो ये एक लंबा पीरियड था, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि ये संविधान एक ऐसा संविधान बनना था कि जिससे आने वाले समय में भी एक अच्छा संविधान बनकर तैयार हो। क्योंकि भारत जो गुलामी से गुजरा हुआ था 200 लगभग 200 वर्षों तक, तो भारत के जो संविधान करता थे, यानी जो बनाने वाले थे, उन्होंने सोचा कि एक ऐसा संविधान बनाया जाए ताकि हमारा संविधान एक अच्छा भी बने और हमारे जो जनता है उसको इससे फायदा मिले। तो क्या हुआ कि जो भारतीय संविधान करता थे, यानी जो निर्माण करने वाले थे, उन्होंने लगभग 60 देशों का संविधान पढ़ा था। उनमें से जो अच्छी चीजें थे वो अपने संविधान में डाला, है ना। इसको आप नकल नहीं कर सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे क्या था कि हमारे जो संविधान करता थे उनको पढ़ा था, फिर उसमें से उसको चेंज किया था, फिर तब जाके अपने संविधान में डाला था। क्योंकि अपने भारत के संविधान के, अपने भारत के लोगों के अनुसार उसको उस ढांचे में डाला था। ठीक है, तो मैं चलता हूं और यहाँ से बहुत सारे इंपोर्टेंट आ जाते हैं क्वेश्चंस। तो देखते हैं, पहला है अपना भारत सरकार अधिनियम 1935। मैंने आपको जब ये पढ़ाया था एक्ट में, तो मैं ये भी बताया था उस समय कि ये एक सबसे बड़ा क्या है, अपना जहां से लिया गया है अपना संविधान में अनुच्छेदों के द्वारा। तो मैं आपको बताया कि जब भारत से जो संविधान बनकर तैयार हुआ, तो लगभग उस समय में लगभग नहीं गएंगे, यहाँ पे ओरिजिनली 395 अनुच्छेद बनाए गए थे और भाग तो 22 ही थे, लेकिन अनुसूची जो अभी वर्तमान में 12 है, वो उस समय मूल संविधान में 8 ही अनुसूची थी। कितने थे? 8 ही अनुसूची थी। ठीक है, जब अपना बनकर तैयार हुआ था संविधान, तब की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं बात करने वाला हूं। तो लगभग 395 अनुच्छेद में से 200 प्लस जो अनुच्छेद हैं वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। ठीक है, क्या क्या लिया गया है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहला है आपातकालीन प्रावधान। आपको पता है कि आपातकाल, अगर पढ़े होंगे तो आपको पता है कि आपातकाल जैसे कि, तो आपातकालीन जो प्रावधान है, तो मैंने जैसे अभी बताया कि आप पढ़े होंगे जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रीय आपातकाल, फिर राष्ट्रपति शासन पढ़े होंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल 352 के थ्रू, राष्ट्रपति शासन 356 के थ्रू, और द्वितीय आपातकाल जो होता है 360 के थ्रू, जो आर्टिकल 360 के थ्रू अपने संविधान में है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपातकालीन जो प्रावधान लिया गया है वो कहां से लिया गया है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, और दूसरा क्या है, संघीय प्रणाली। अपना भारत में जो संघीय सिस्टम लाया गया है, जहां यहाँ पे स्वच्छता केंद्र को दिया जाता है, फिर उसके बाद राज्य आते हैं। तो ये संघीय सिस्टम भी कहां से लिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935। कल को एग्जाम पूछे कि भारतीय
भारत में संघीय सिस्टम जो लाया है वो किस देश से या कहाँ से लिया गया है, तो आप ध्यान रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के थ्रू ही लिया गया है। उसके अलावा तीसरा है राज्यपाल का कार्यालय, यानी राज्यपाल, आपको पता है कि अपने राज्य में एक गवर्नर होता है यानी राज्यपाल, जिसको कार्य करने की भी शक्ति होती है जो दिया जाता है, तो उसका जो कार्यालय है यानी कार्य शक्ति है यहाँ पे, मतलब कार्य क्षेत्र है जो, वो भी भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। इसके अलावा आप जानते होंगे यूपीएससी यानी लोक सेवा आयोग जो है, इसी के थ्रू लाया गया था, अपने संविधान में डाला गया था। इसके अलावा अंतिम स्वायत्तता यानी भारत के अंदर जो स्वतंत्रता दिया जाएगा, प्रांतीय स्वायत्तता दिया गया, मैंने आपको बताया था इससे पहले भी, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के थ्रू ही इसको लाया गया था। तो क्या क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 के थ्रू लाया गया था? तो आपातकालीन प्रावधान, दूसरा संघीय प्रणाली यानी संघीय सिस्टम, तीसरा राज्यपाल का कार्यालय, चौथा लोक सेवा आयोग के बारे में वहां से, फिर पांचवा है अंतिम स्वायत्तता। तो आपको इतना याद रखना है भारत सरकार अधिनियम 1935। ऐसे तो लगभग 250 के आसपास अनुच्छेद जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के थ्रू लिया गया है, लेकिन से एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि 250 अनुच्छेद के बारे में, लेकिन आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा जो भारतीय संविधान में स्रोत लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। तो आपको याद रखना है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के थ्रू लिया गया है। कोई दिक्कत? तो आगे चलकर फिर अगला यूएसएसआर यानी रूस। रूस के संविधान से क्या क्या महत्वपूर्ण स्रोत जो अपने भारत के संविधान में डाला गया है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आप जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य है ना, अगर देखा जाए तो मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में था ही नहीं, ठीक है ना, और इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में डाला गया है। उस समय जब ये डाला गया 42वें संविधान संशोधन के तहत, तो 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन आपको याद होगा कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां संविधान 11वां जो कर्तव्य डाला गया यानी शिक्षा का अधिकार, जो मौलिक कर्तव्य है माता पिता का, जो अपने बच्चों के शिक्षा प्रदान करें, तो ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत लाया गया था। तो आपको ये ध्यान होगा कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो चुका है। हालांकि मौलिक कर्तव्य मैं आपको जब पढ़ाऊंगा विस्तार से कि पहला में क्या है, दूसरा से क्या है, तीसरा में क्या है, जब मैं, क्योंकि नीति निषेध तत्वों के बाद मौलिक कर्तव्य 51A जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको विस्तार से और पढ़ाऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्रीफली मैंने बताया कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो आपको ध्यान रखना मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, अपने रूस से यानी यूएसएसआर। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजना। जो भारत में पंचवर्षीय योजना लागू किया गया, क्योंकि भारत जब आजाद हुआ तो उस समय क्योंकि भारत में बहुत सारी भूखमरी थी और बहुत सारे चीजों की कमी थी, तो वहां पे मेन जो काम थे, इसलिए उसको पंचवर्षीय यानी 5 सालों में कर लेना है। जैसे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया क्योंकि उस समय खाने पीने की कमी बहुत ज्यादा थी। फिर सेकंड पंचवर्षीय योजना जब आया तो उसमें उद्योग से संबंधित मुद्दे किया गया। इस प्रकार से हम देखिएगा कि 12 पंचवर्षीय योजना लाया गया। हालांकि 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो उसके जगह पे देखिए कि योजना आयोग क्योंकि इसी से संबंधित है, और आगे चलकर नीति आयोग आ जाता है 2015 में, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में होती है। तो ये सब आप पढ़ेंगे, उसी के जगह पे लाया गया था। तो ये भी इकोनॉमिक्स में पढ़िएगा, मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी के लिए आप ध्यान रखिएगा तो पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है, ठीक है। बोला क्या है, जापान के संविधान। जापान के संविधान से एक ही को याद रखना बहुत ज्यादा कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी जो कानून के द्वारा स्थापित जो प्रक्रियाएं होंगी वो कहां से लिया गया है, तो जापान के संविधान से लिया गया है। अगला है ब्रिटिश संविधान। आपको पता है कि भारत के ऊपर ब्रिटेन यानी ब्रिटिश जो लोग थे वो राज किए, तो जाहिर सी बात है कि जो उनके नियम थे, कानून थे, वहां से भी ज्यादा उनका असर कमो बेशी हम लिए हैं। तो उनमें प्रमुख रूप से क्या क्या लिए हैं, जैसे कि कानून के समक्ष समानता, ये ब्रिटेन से ही लिए हैं, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम से। दूसरा है एकल नागरिकता, यानी एक ही नागरिकता। आपको पता है कि भारत में एक ही नागरिकता है, यहीं पे अमेरिका की बात करोगे वहां पे दोहरी नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है, तो एकल यानी एक ही नागरिकता है, चाहे आप कोई राज्य हो, अलग नहीं लेना है, आप भारतीय हो तो भारतीय ही हो। और वहीं पे क्या है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, यानी वहां पे 50 प्रांत है तो वहां प्रांतों का अलग है, फिर केंद्र का अलग है, तो ऐसे वहां पे दोहरी नागरिकता है। भारत में कैसा है, एकल नागरिकता। तो ये कहां से लिया गया था एकल नागरिकता, ब्रिटिश संविधान यानी ब्रिटेन के संविधान से। उसी प्रकार से कानून या कानून का नियम, ये भी ब्रिटेन से ही लिया गया। इसके बाद क्या है, कार्यालय। आपको पता है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148 आप पढ़े होंगे, आपको याद होगा तो ये कहां से लिया गया, ब्रिटिश से ही लिया गया, यानी ब्रिटेन के ही संविधान से लिया गया है स्रोत।
इसके अलावा भारत सरकार का जो संसदीय स्वरूप है, संसदीय स्तर पे यानी केंद्र स्तर फिर राज्य स्तर, जैसे कि यहाँ पे लोकसभा, केंद्र में लोकसभा, राज्यसभा, वहीं पे अगर मैं बात करूं राज्य में तो विधानसभा, विधान परिषद की अगर बात किया जाए तो ऐसे हैं। तो यहाँ पे सरकार का संसदीय स्वरूप भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से, जहां आप देखेंगे कि मेन चीज दो स्तरों पर करके और अपने सरकार को चलाना, तो यही प्रक्रिया है भारत का सरकार का संसदीय स्वरूप। ठीक है, ब्रिटिश संविधान से ये लिया गया है। ठीक है, तो हमने ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया है तो एक बार फिर से देख लीजिए। कानून के समक्ष समानता, दूसरा एकल नागरिकता, तीसरा कानून या कानून का नियम, चौथा न्याय का कार्यालय, आर्टिकल 148 आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा सरकार का संसदीय स्वरूप तो ये है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है, क्योंकि ये भी एक ये जो स्रोत है यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत लिए गए, जैसे कि यहाँ पे मौलिक अधिकारों का निरस्तीकरण, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे मौलिक अधिकारों का निरस्तीकरण, यानी जो आपके मौलिक अधिकार आप पढ़े होंगे 12 से 35 से मौलिक, तो ये मौलिक अधिकार का वर्णन है भारत आर्टिकल 1235 तक मौलिक अधिकार है। यह एक भारतीय जो लोग हैं, समझिए कि उनके पक्ष में ये अधिकार होता है। जब मैं आपको मौलिक अधिकार पढ़ाऊंगा तो मैं आपको वहां पर बताऊंगा कि 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, 18 में क्या है, 19 में क्या है, जैसे कि बोलने का अधिकार, स्वतंत्रता है ना, घूमने फिरने का स्वतंत्रता, बहुत सारे अधिकार है। मैं आपको वहां पे आपको बताऊंगा मौलिक अधिकार चैप्टर लाकर। तो यहाँ मौलिक अधिकारों का निरस्तीकरण है। क्या है? निरस्तीकरण है। तो ऐसा आप समय जैसे कि ऐसा कुछ कर जाते हो जो देश के खिलाफ है, चाहे कुछ आपके ऊपर कुछ देशद्रोह जैसा विद्रोह लग जाता है या कुछ भी, तो उस समय आपका मौलिक अधिकार का क्या कर दिया जाएगा? निरस्तीकरण। तो ये कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके अलावा संयुक्त बैठक, आपको याद होगा कि आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक यानी संयुक्त अधिवेशन है 108 में, आर्टिकल 108 में। अच्छा, संयुक्त बैठक आपको ध्यान रखना। तो संयुक्त बैठक कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अच्छा, संयुक्त बैठक क्या होता है आपको थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा ब्रीफली जान लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि जब लोकसभा राज्यसभा में कोई विधेयक पास अलग अलग तरीके से दोनों में विधेयक बन जाता है, तो क्या करते हैं? राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन के बुलावा करते हैं, यानी बैठक बुलाते हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा ये कि इस संयुक्त बैठक जो होता है, संयुक्त अधिवेशन होता है, उसका जो हेड होते हैं यानी अध्यक्ष होते हैं, वो लोकसभा के अध्यक्ष ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप 3-4 क्वेश्चन याद रख सकते हैं कि संयुक्त अधिवेशन किस संविधान के आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 108 में है। इसके अलावा ये भी आप याद रख सकते हैं कि संयुक्त जो अधिवेशन है उसका अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष। इसके बाद संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति। तो आपको यहाँ पे इतना ध्यान रखना है। इसके बाद इसके अलावा प्रस्तावना की भाषा, तो याद रखेंगे जो आप प्रियम्बल पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, भारत को प्रभुत्व संपन्न है ना, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणनात्मक राज्य बनाने की ऐसे आप पढ़े होंगे। तो ध्यान रखिए वो प्रस्तावना जो है, प्रियम्बल है, जो बताता है कि हमारा भारत के जो संविधान है ऐसा ही है, एक ढांचा है। तो उसकी भाषा कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कंफ्यूजन पॉइंट बताता हूँ। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि कई बार एग्जाम में पूछेगा कि प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया है, तो आप आंसर दीजिए ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ये पूछे कि प्रस्तावना का विषय है ना, विचार कहां से लिया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे यूएसए से, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका से ये लिया गया है। तो दोनों में आप कंफ्यूजन नहीं होगा। जब आपसे पूछा जाएगा प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया है, तो आप आंसर दीजिएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया स्रोत, जो अपने भारत के संविधान डाला गया है। इसको प्रस्तावना का अगर विषय की अगर बात किया जाए तो आप क्या बताइएगा? अमेरिका। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अमेरिका के संविधान। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्रोत लिए गए हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? डायरेक्ट पूछा जाता है, तो आप क्या याद रखिएगा? अमेरिका के संविधान से। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है ऑस्ट्रेलिया में? मौलिक अधिकारों का निरस्तीकरण। क्या यहाँ पे निरस्तीकरण है? नहीं है। तो इसलिए याद रखिएगा, अगर निरस्तीकरण पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और सिर्फ मौलिक अधिकार पूछे कहां से लिया गया है, तो क्या याद रखिएगा? अमेरिका के संविधान से। ठीक है, इसके बाद अमेरिका से एक और महत्वपूर्ण स्रोत लिए गए हैं, न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्विलोकन। यानी मान लीजिए जब संसद कोई विधेयक बनाता है, उसका जांच निगरानी करता है अपना जो सर्वोच्च न्यायालय है, यानी मतलब उसके अंदर ये न्यायिक समीक्षा है कि वो उसको जांच करे ताकि ये संविधान के विपरीत तो नहीं बना है नियम। इसके लिए ये न्यायिक समीक्षा कहां से लिया गया है संविधान में अपना? तो अमेरिका के संविधान से। तो अमेरिका के संविधान से दो ध्यान रखेंगे, एक तो मौलिक अधिकार ध्यान रखेंगे और दूसरा न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्विलोकन। आप याद रखिएगा आर्टिकल 137 में आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं आइरिश
यानी आयरिश यानी आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, तो ये भी ध्यान रखना आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, डीपीएसपी। ये डीपीएसपी क्या है, शॉर्ट में क्या बोले हैं। अगर डीपीएसपी का आप पूर्ण रूप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टिव, फिर यहाँ पे प्रिंसिपल्स, उसके बाद ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी भारत के राज्य के राजनीतिक निर्देशक सिद्धांत कहिए चाहे तो कहिए, ठीक है, ये होता है। तो ये आप पढ़ेंगे 36 से लेके 51 तक है। तो आप उस वहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि नीति निर्देशक तत्व होता क्या है। तो यहाँ पे लेकिन अभी के लिए इतना ही आप जानिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत को कहाँ से लिया गया है, किस संविधान के स्रोत से लिया गया है, याद रखेंगे आयरलैंड यानी आयरिश से लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा आयरलैंड से और क्या लिया गया है, तो राष्ट्रपति के जो चुनाव का विधि है वो भी कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया, ठीक है। इसके अलावा राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामाकरण यानी कहने का मतलब मनोनयन, आपको याद है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन करते हैं, तो 12 सदस्यों का, ठीक है, मनोनयन करते हैं, जिसमें साहित्य से, कला से, शिक्षा से, मतलब जो योगदान दिए होते हैं उनको रखा जाता है, मनोनयन करते हैं। आपको पता है ये सब, वो आप कर रहे होंगे। तो पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनयन करते थे, लेकिन जो 104वें संविधान संशोधन के तहत उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अभी तो अभी मनोनयन वहां से हट गया है। तो ये राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामाकरण यानी मनोनयन कहां से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। तो आयरलैंड से क्या क्या याद रखिएगा, डीपीएसपी कहां से लिया गया है, आयरलैंड से। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि आयरलैंड से। राज्यसभा के लिए सदस्यों का मनोनयन या नामाकरण कहां से, जहां 12 सदस्यों का मनोनयन करता है राष्ट्रपति, कहां से लिया गया है, आयरलैंड से। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब आता है दक्षिण अफ्रीका। देखिए दोस्तों, पढ़ने का यही तरीका होता है, याद करने का यही तरीका होता है कि आप जब पढ़ रहे हो तो पीछे कुछ मिनट के बाद जाइए, है ना। अब आप जब पढ़ते हो, अपने चीजों को समझते हो, तो आपको ऑलरेडी याद हो जाता है। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि कोई कमजोर कोई तेज नहीं होता है, मेहनत करना है, सही समझना है, सही गाइडेंस की जरूरत है आपको, तो आप ऑलरेडी तेज हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका संविधान से क्या लिया गया, दक्षिण अफ्रीका के स्रोत से, तो याद रखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आपको याद होगा कि आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया, यानी ये प्रक्रिया इसलिए रख दिया गया कि आगे चलकर अगर समय के अनुसार अगर कोई चेंजिंग लाना होगा संविधान में, तो संशोधन के तहत हम चेंजिंग ला सकते हैं। तो याद रखिए संविधान का संशोधन कई बार अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे, मैं ये कहता हूं कि आप जो पढ़ रहे हो, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, उससे रिलेटेड जाइए, घटना चक्र का बुक लीजिए या कोई भी जो ऑब्जेक्टिव टाइप से होता है उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ आपसे क्वेश्चन बन रहा है। वरना आप ऐसे कितना भी पढ़ लीजिएगा, आपके माइंड में नहीं घुसने वाला है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। तो आपको जरूर से जरूर आप ध्यान रखिए, आपके पास कोई घटना चक्र का होगा प्रैक्टिस सेट, या कोई अगर नहीं है तो जाइए दुकान से लीजिए और खरीद कर बनाइए, ताकि आपको आपके अंदर ये कैपेसिटी हो। और आप जब बनाते हो क्वेश्चन, तो आपके पास मनोबल जो होता है एकदम हाई हो जाता है, ताकि आपसे क्वेश्चन बनता है तो आपको लगता है कि हाँ अब मैं कंपटीशन के लायक हो गया हूं और मैं कर सकता हूं। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हमको तो आता है, लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं तो वो सारे खत्म हो जाते हैं, और जब बाहर निकलते तो पता चलता है कि हाँ ये तो पता था, ये तो पता था, लेकिन इसी कारण से 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से हम अपने एग्जाम को पास नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूरी है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है, ठीक है। अगला क्या है, राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव प्रक्रिया। तो आपको पता है कि राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। यहाँ पे देखिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या है, राज्यसभा के लिए सदस्यों का मनोनयन जो राष्ट्रपति करते हैं, और यहाँ पे क्या है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव प्रक्रिया। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव की प्रक्रिया पूछे तो दक्षिण अफ्रीका, लेकिन राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन पूछे तो आप याद रखिएगा आयरलैंड। कोई दिक्कत, नेक्स्ट चलते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका से आपको 2 याद रखना है, एक तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है, और दूसरा राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव प्रक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट है कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है। तो आपको पता है कि देखिएगा जब अमेरिका है, अमेरिका के माथे पे ही है कनाडा अपना, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे अमेरिका का कनाडा के संविधान से लिया गया है कुछ महत्वपूर्ण, जैसे कि स्रोत है, जैसे अर्धसंघीय ढांचा कहां से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। कई बार क्वेश्चन आए अर्धसंघीय ढांचा कहां से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से। इसके अलावा केंद्र में अवशिष्ट शक्तियां, आपको पता है अवशिष्ट जो शक्तियां होता है राष्ट्रपति के ही पास होता है ये। तो मैं इसको पहले भी आपको चर्चा कर चुका हूं, अगर आप नहीं देखे वीडियो तो आप जाकर देखिए, जहां समावर्ती सूची, राज्य सूची और अवशिष्ट शक्तियों की सूची की मैं बात किया था वहां पे। तो अवशिष्ट शक्तियां भी कहाँ, यहाँ पे राष्ट्रपति को ही पास होता है। तो
आप ध्यान रखिएगा, दो कनाडा के संविधान से। कौन कौन सा? अर्ध संघीय ढांचा, दूसरा केंद्र में अवशिष्ट शक्तियां, कहां से? कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ पे जर्मनी, आपको याद रखिएगा जब जर्मनी का नाम आता है तो हमें एक ही दिमाग में आता है, जब 9th 10th में पढ़ते हैं जर्मनी के बारे में पढ़ते थे, हिटलर एक बहुत बड़ा तमाशा था, आपको पता ही है। तो अब 9th 10th के जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको इसमें बहुत ज्यादा आपको मिला हुआ हिटलर के बारे में पढ़ा। तो मैं वहां पे नहीं जाता हूँ, बस आपको याद रखना है कि जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आता है एग्जाम में, कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निरस्त कर देना, यानी जब आपातकाल लगता है तो मौलिक अधिकार हमारा जो होता है वो निरस्त हो जाता है। वो भी आर्टिकल अपने आप जो होता है 368 सॉरी क्या नाम है 358 स्टार्ट हो जाता है ना, और 359 भी है इसमें, मैं आपको बताऊंगा। तो कई बार एक क्वेश्चन आया था बिहार दरोगा में, मैंने देखा था एक बार कि जब मौलिक अधिकार का निरस्तीकरण होता है तो कौन सा संविधान कौन सा संविधान का अनुच्छेद है जो स्वतः लागू हो जाता है? तो 358 था, शायद 1275 वाला में ही आया था क्वेश्चन, आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी संविधान। तो फ्रांसीसी संविधान से क्या लिया गया है, कौन सा सूत्र लिया गया है, इसको देखते हैं। तो आपको ध्यान रखिएगा 1789 में मैं सही हूं तो आप ध्यान रखिए यहाँ पे, उस समय जब फ्रांस में जब क्रांतिकारी विधि अपनाई गई थी वहां पे, तो वहां पे 3 नारा दिए गए थे, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, जो आगे चल के भारत के लोकतंत्र में भी ये बहुत बड़े लेवल पे इसका सिद्धि मिला। तो वहीं से अपने प्रस्ताव यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फ्रांस के संविधान से जो स्वतंत्रता और समानता और बंधुता के जो आदर्श लिए गए हैं, सिद्धांत लिए गए हैं, वो अपने फ्रांस से ही लिए गए हैं। और आप ध्यान रखिएगा ये वर्ड भारत के जो प्रस्तावना है उसमें भी आपको देखने को मिलता है। तो याद रखिए, कई बार क्वेश्चन ये आएगा कि किस संविधान के स्रोत से, किस देश के संविधान के स्रोत से स्वतंत्रता, समानता और समानता को लिया गया, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरा क्या, गणतंत्र की अवधारणा। आपको गणतंत्र के बारे में पता होना चाहिए, यानी भारत में गणतंत्र है, यानी यहाँ पे ऐसा कि भारत के पास जो कार्य विधि है, यानी जो बड़े बड़े जो पद हैं वहां पे, और कोई राजा जैसे कि कोई जो पैतृक है वो पद नहीं दिया जाएगा किसी को, यहाँ पे जो उसका योग्यता है वही लेगा, यही गणतंत्र का मतलब होता है। यानी एक भाषा में बोलूं कि राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा, जो उसका योग्यता है, जो संवैधानिक पद है वही उसको ले सकता है। तो यही गणतंत्र का रूप होता है अगर सही मायने में देखा जाए तो। अगला, ये सब आपको एक बार जरूर देख लीजिएगा, 2 बार देख लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए बढ़िया से, है ना। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण तारीख आपको मैं बता देता हूं ताकि ये एग्जाम में कुछ तारीख भी पूछे जाते हैं जो संविधान से ही रिलेटेड है। जैसे कि इंपॉर्टेंट एक तारीख है, जैसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था ब्रिटिशों के द्वारा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया दिया गया था, यानी स्वीकृति मिल गई थी ब्रिटिशों की तरफ से, ठीक है ना। तो भारत को आजादी मिल ही जाएगा, और आपको पता ही है कि अपना 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद भी हो गया था। तो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आया कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति कब मिला था, याद रखिए। तो याद रखेंगे 18 जुलाई 1947। कई बार क्वेश्चन आया कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था, तो आंसर क्या होगा 18 जुलाई 1947। दूसरा तारीख आपको थोड़ा सा याद करना होगा, जैसे संविधान सभा की अंतिम बैठक आपको पता है, लास्ट बैठक कब हुआ था, तो 24 जनवरी 1950। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आप बनाओगे तो सब मिल जाएगा आपको प्रीवियस क्वेश्चन में। फिर संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था, 24 जनवरी 1950। अगला है, संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। अब आप थोड़ा सा राष्ट्रीय ध्वज की अगर बात करें, है ना, हमारे जो तिरंगा है, तो आपको ध्यान रखना जो राष्ट्रीय ध्वज का अगर निर्माण करता है, तो आप पिंगली वेंकैया के बारे में आप नाम सुने होंगे, इन्हीं का निर्माण करता थे। अब मैं आपको बता दूं कि कई बार क्वेश्चन राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई को भी पूछ दिया जाता है, ऐसे याद रखिएगा क्योंकि दोनों क्वेश्चन आता है। लंबाई और चौड़ाई इसका 3:2 होता है, लेकिन कल को ये था कि चौड़ाई और लंबाई कितना होगा, तो 2:3 कर देना, ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है, आपको याद होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे क्वेश्चन भी हमें नहीं आता है, और जिससे एग्जाम में गलती करके आ जाते हैं, और उससे हमारा क्या होता है, रिजल्ट रुक जाता है। तो इन सबको भी आप ध्यान में रखते चलिएगा। जैसे राष्ट्रीय ध्वज को बनाया कब गया था संविधान में, तो याद रखेंगे 22 जुलाई 1947। ये भी इंपॉर्टेंट है डेट, याद रखेंगे यहाँ पे। इसके अलावा आप जानते हैं भारत का जो राष्ट्रगान है या राष्ट्रगीत है, इसको भारत के संविधान में कब लिया गया,
तो याद रखेंगे 24 जनवरी 1950। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी वहां पर ध्यान रखिएगा। राष्ट्रगान तो सबको पता होगा, जन गण मन है, इसको लिखा किसने था? ये सब बेसिक नॉलेज है, रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे थे। इसके अलावा राष्ट्रगीत की बात करें तो हमारे वंदे मातरम है, आप जानते हैं, और आपको पता ही हो कि वंदे मातरम का जो लिखे हैं वो हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इसका गणना अपने एक किताब आनंद मठ में किए हुए हैं। तो ये सब बेसिक नॉलेज है, आपको होना ही चाहिए, ये सब तो आना ही चाहिए आपको। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण डेट। और एक और भी डेट इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही हमारे जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने। तो ये भी डेट थोड़ा सा याद रख सकते हो। और थोड़ा सा राजेंद्र प्रसाद की अगर बात किया जाए तो ये अपने सिवान जिला के जीरादेई के आसपास थे, और उन्हीं का वहां पे जन्म हुआ। और इनका जन्म जो हुआ 3 दिसंबर 1883 को हुआ था। नॉर्मल, और भारत के बहुत बड़े, आपको पता ही है कि प्रथम राष्ट्रपति हैं। तो नॉर्मल, ये तो सबको पता ही होगा। तो मेरा मकसद ये नहीं था कि सिर्फ ये बताना, और मेरा मकसद ये भी है कि आपको याद कराना। तो आप 1-2 बार इसको बढ़िया समझ लीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो भी आप कमेंट कीजिएगा, ताकि आपको मैं और भी अगर कहीं गलती होगा या बाय द वे यहाँ बोलते बोलते अगर मैं कुछ गलत भी बोल दिया हूँ तो उसको भी आप बताइए कि हाँ यहाँ पे गलत है, चाहे जो भी है मैं उसको ठीक कर दूंगा। या जैसे भी मुझे लगता है कि मैंने आपको सही बताया है ना। और तो आपके लिए इतना ही रहने देते हैं। और मैं फिर से बोलता हूँ, आप वीडियो को देखिए, अच्छे तरीके से देखिए, उसका एंजॉय लीजिए। हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं कहता हूँ कि आप लाइक मत कीजिए, शेयर मत कीजिए, और सब्सक्राइब भी मत कीजिए। लेकिन आपको जब समझ में आता है तो उससे आपका भी फायदा हो, दूसरे का भी फायदा हो, तो इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।